नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और पाकिस्तान में किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, एक बार फिर से इसका बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें पाकिस्तान की सत्ता में बैठकें हुई, बैठक में कई हुक्मरान शामिल हुए और खबर यह है कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर बैठक करता है और उस बैठक में कई और भी लोगों की मौजूदगी दर्ज रहती है। कौन कौन है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन समझिए ये जो बैठक हुई लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर की, ये बैठक मुनीर के सीडीएफ बनने के कुछ ही हफ्तों के बाद में हुई। अब माना जा रहा है कि इस बैठक में आतंकियों की रणनीति पर चर्चा की गई और रणनीति किस तरह की होगी। आशंका है कि यहां पर भारत के खिलाफ साजिश हुई जिस पर चर्चा की गई है। अब ये बैठक बताती है कि पाकिस्तान में आतंकी कितने स्वतंत्र हैं। उन्हें सेना पुलिस का कोई डर तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि कमांड पूरी तरह से सेना के हाथ में है और सेना के ही इशारे पर ये मुलाकातें, ये बैठकें होती हैं, साजिशें रची जाती हैं। लेकिन ऐसा हो भी क्यों ना, जब पाकिस्तान का सीडीएफ खुद ही कट्टरपंथी हो तो सेना आतंकियों का साथ क्यों ना दे। हालांकि पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में आतंकियों की बैठक की तस्वीरें सामने आई। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से बैठकें हुई, बैठकों का एक बड़ा जमावड़ा नजर आया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फैसलाबाद का ये वीडियो है जहां पर बैठक हुई लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर की, उनके साथ में मौजूद कई और भी लोग। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकियों की बैठक की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें जैश और लश्कर के टॉप कमांडर शामिल हुए थे। कोटली इलाके में हुई उस बैठक में लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ भी शामिल हुए। इसके अलावा बहावलपुर में भी लश्कर-ए-तैयबा जैश के आतंकियों की बैठक हुई और बैठक में महिला जिहादी भी शामिल हुई थी। वही महिला जिहादी जिन्हें भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है फिदायीन के रूप में, ऐसे हथियार के रूप में जो बहुत घातक होंगे। और अब तक पाकिस्तान में आतंकियों की बैठकें की तस्वीर जो है वो सामने आती रही, वो तस्वीर भी आपके सामने। अब देखिए पाक आर्मी और आतंकी कितने करीब हैं, इसके बारे में भी आइए मैं आपको बताती हूँ। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये पीओके की तस्वीर है। यहाँ पर जब एक आतंकी पहुंचता है तो उसका कैसे हार फूलों के स्वाद में स्वागत किया जाता है, ये उसकी बानगी है। अब रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के पास ही लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है और ये सेंटर पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस सेंटर का नाम मरकज अल कुद्स रखा गया है और खबरों की माने तो आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी इस साइट का दौरा कर चुका है और इस सेंटर को ऊपर से कम्युनिटी सेंटर के तौर पर बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आतंकियों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरकज के आड़ में किस तरह से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों को ट्रेन करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, भारत के खिलाफ ये हथियार तैयार करते हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी तस्दीक करती है कि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच में गहरा रिश्ता कितना ज्यादा है, कितना प्रगाढ़ है। और यही तस्वीरें एक बार फिर से ये स्पष्ट कर देती हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। एक बार फिर भारत के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है और ये बखूबी जानता है। जब जब उसने भारत के खिलाफ रणनीति तैयार की और भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की, वो औंधे मुंह गिरा है और अभी भी वही होगा। ऐसे में बड़े सवाल, आइए आपको बताती हूँ, क्या आतंकियों की बैठक से आतंकी सरकार गठजोड़ साबित नहीं होता? सवाल एक और, क्या पाकिस्तान सरकार आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी, क्या अभी भी पाकिस्तान आतंकियों की मौजूदगी से इनकार करेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में इन तस्वीरों को बार बार देखकर खड़े होते हैं। करेंगे चर्चा खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बायन जी भी मेरे साथ में जल्द ही जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से ही एक और पत्रकार मोहसिन रजा खान भी मेरे साथ में यहाँ पे इस दौरान कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मोहसिन रजा खान आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। आप लंबे वक्त से
पाकिस्तान और वहां की तमाम स्थितियों को समझते रहे हैं, उन पर रिपोर्ट आप बनाते रहे हैं, और आपके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जरा मुझे जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। तालिबान को पाला पोसा बढ़ाया, और खुद इसमें ये किसी से छिपा नहीं है, ये सभी जानते हैं तालिबान, और अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन चुका है। लेकिन उससे भी सबक ना लेते हुए एक एक करके कई इस तरह के संगठनों का बड़ा विस्तार, चाहे बात जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, उनके इस तरह के तमाम और ऐसे अलग अलग प्रॉक्सीज हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या पिछली सीख से भी, पिछली तकलीफों से भी कुछ सीखा नहीं है क्या पाकिस्तान ने? हमेशा ऐसी हरकतों से खुद ही उसके लिए दिक्कत पैदा होती है। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मुझे यहाँ पे बुलाया। ये जो बातें आप कर रही हैं, ये आपका नुक्ता नजर है, और इसके बारे में मैं इसे इख्तिलाफ करूं या इत्तेफाक करूं, ये कि इंडियन नैरेटिव है लश्कर तैयबा के बारे में और जैश ए मोहम्मद के बारे में और इस तरह की दूसरी तंजीमों के बारे में। लेकिन आपके लिहाज से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा क्या है? अभी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का कोई वजूद नहीं है। ये मरकजी मुस्लिम जैश ए मोहम्मद का वजूद नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी। हाफिज सईद कहां पर है? मसूद अजहर कहां पर है? हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है लाहौर में। हाफिज सईद लाहौर में हाउस अरेस्ट है, लेकिन उनके हाउस अरेस्ट होने के बावजूद हाफिज रऊद कहां पर है? हाफिज सईद का बेटा कहां पर है जो इस लीगेसी को आगे बढ़ा रहा है? ये बैठकें नाक के नीचे होती हैं, मरकज वहां पर तैयार होते हैं, और आप कहते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। मैं जानती हूं आपकी अपनी मजबूरियां होंगी रजा खान साहब। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मुझे ये पता है कि फैसलाबाद में मरकजी मुस्लिम लीग का कन्वेंशन हुआ है, वहाँ पे यूनियन कौंसिल की सतह के उनके इलेक्शन हुए हैं। अगर आप उसको लश्कर तैयबा का नाम देना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप वैसे ही इंडिया में बैठ के हाफिज सईद के खौफ में मुबतला है। अब आपको इस डर और खौफ से निकल जाना चाहिए। हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है, और लश्कर तैयबा को भी कोई कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है। ये मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर में इजलास है। ये बात ठीक है कि मरकजी मुस्लिम लीग में उनके नजरिए के लोग शामिल हैं, लेकिन लश्कर तैयबा और मरकजी मुस्लिम लीग में आपको फर्क करना चाहिए। एक सियासी जमात है और एक तंजीम जो है कश्मीर में जहाद कर रही थी, तो दोनों में काफी फर्क है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, आपके लिहाज से अभी भी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद आपके लिए आतंकी संगठन नहीं है। आपके लिए अभी भी हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे लोग आतंकी नहीं हैं। मेरे साथ में यहाँ पर अब अली शाह भी कनेक्टेड हैं। अली शाह, नाक के नीचे, पाकिस्तान की सेना के नाक के नीचे या हेडक्वार्टर के नजदीक इस तरह के तमाम बैठकें हो जाती हैं मरकज के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं किस रूप से फिदाइन तैयार किए जाते हैं। हाल ही में जो मुंबई ब्लास्ट से लेकर अभी दिल्ली ब्लास्ट की तमाम जो बड़ी तस्वीरें, उसमें पूरी एक तरह से उसका वो स्टैब्लिश होता है, लेकिन उससे भी कोई सबक नहीं लेते। तो क्या उससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि जिस रूप में आतंकी यहाँ पर पलते पोसते हैं, उसमें पाकिस्तान की सेना का, वहां के प्रशासन का, सरकार का पूरी तरह से फ्री होल्ड और उनके सर के ऊपर हाथ है? नैना जी, आपने बहुत सही बात करी है। देखिए, मैं कोई एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ लें, और हमारे पाकिस्तानी गेस्ट को आदाब, और पूरे सम्मान से मैं ये कह रहा हूं। देखिए, आप समझने की बात है कि अगर कोई बीमार है, उसको इलाज करवाना है, ठीक होना है, तो पहले उसको कबूलना पड़ेगा ना कि उसको बीमारी है, उसको तकलीफ है, उसका इलाज कराना है, वो ठीक होना है उसको। या तो वो बोलेगा नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं, मैं बिल्कुल शेपवान हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को। देखिए, अभी सऊदी अरेबिया में कितने लोग वापस गए हैं भीख मांगने के चक्कर में, बेगर्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर है।
ये अंतरराष्ट्रीय खबर है। अगर शर्म मैं समझ सकता हूँ कि आपको शर्म आ रही होगी, शायद ये तो बेशर्म तो नहीं होंगे बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने बेगर्स को वापस भेजा है। हमारी हिंदुस्तान में पिक्चर रिलीज हुई धुरंधर, पाकिस्तान में मच गई हलचल कि भाई हमको एक्सपोज कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ होता है पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है? आप पहलगाम अटैक में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान का एंगल निकल कर आया है, और पाकिस्तान उल्टा बोलता है कि हिंदुस्तान इंडस वैली की जो सिंधु नदी है उसकी ट्रीटी वायलेट करेगा, ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान, इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पे। तो देखिए, अगर पाकिस्तान से की सरकार जो है, सरकार मतलब जो मिलिट्री है, बेसिकली मिलिट्री सरकार है, क्योंकि कुछ देश होते हैं जहां पे मिलिट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो मिलिट्री है जहां पर देश है। तो अगर वो समझ लें इस बात को कि अगर हाँ भैया हमारी देश जनता को प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे जो निर्णय हैं, हमने जो फैसला किए हैं वो इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो तभी इलाज हो सकता है भैया। लेकिन आप बोले मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? उसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान के अंदर। उनका बस चले तो वो पेटलाबाद या बाकी ऐसे तमाम इलाकों को भी वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बताएंगे, जहां जहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी एबटाबाद की। बिल्कुल बिल्कुल, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर पाया गया और ये कहते हैं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। आपको अच्छा, अगर आप इंटेलिजेंस फेलियर बोलेंगे तो आप तो ये भी नहीं बोलेंगे कि आपके जो फौजी हैं वर्दियों में ये आतंकियों के जनाजे पे आए थे। ऑफ सिंदूर के टाइम पे हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था मौलाना मसूद अजहर के। आप तो ये भी कहेंगे कि 99 में हमारे फौजी जो सरहद पार करके चोरी छुपे आए थे, जो सिविल ड्रेस में आए थे, फौजी बकायदा सर्विंग फौजी, वो हमारे फौजी नहीं थे, क्योंकि आप लोगों ने, आपके मुल्क ने तो डेड बॉडीज भी इनकार कर ली। मतलब उनको अगर शर्म होती, हिंदुस्तान के फौजियों ने उनको दफनाया भैया, हमारे रिलीजियस टीचर्स ने उनको दफनाया, कलमा पढ़ा वहां पर, उनको दफना के। शर्म होती तो आप ये नहीं कहते साहब। अगर शर्म होती तो आप चीन को, आप ये स्थिति आ गई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को गधे बेचने लग रहे हैं। अरे वो बाघ बेच रहे हैं चीन को गधों के माफिक। जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ होता है ना, तो जब बीएलए ने हमला किया तो आप लोगों के कितने फौजी वहां पे मारे गए और गधों पे लाद कर आप लोग ले गए। आप कहते हैं कि आपकी बस 9 कैजुअल्टी हुई। ऑफ सिंदूर के बाद जब आपका नेशनल डे आया 14 अगस्त को, 130 समथिंग गैलेंट्री अवार्ड्स पोस्ट ह्यूमस वो भी। तो मतलब झूठ पकड़ा नहीं गया यहाँ पर। आपने पहले झूठ बोले, देखिए एक झूठ को छुपाने से ना 100 झूठ, 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं फिर। तो आप पहली बात तो ये है, आप झूठ बोले ही नहीं। अभी आप साफ बोल रहे हैं मौलाना मसूद अजहर की और हाफिज सईद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। अरे मैं अभी रील निकाल लेता हूं, आपके ही पाकिस्तानी पत्रकार ने, नैना जी थी प्रोग्राम में, हाफिज सईद जी मौलाना मसूद अजहर जी बोला है उनको। अगर वजूद नहीं होता तो वो जी नहीं बोलते। और आप तो साहब कह रहे हैं कि या तो आपको खबर नहीं है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आपको खबर नहीं है। ठीक है, उन्हें खबर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बिलाल शफीक को खबर होगी। मोहम्मद बिलाल शफीक का रुख कर लेती हूँ। मोहम्मद बिलाल शफीक, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, हाफिज सईद हैं या खुदा हाफिज हो चुके हैं अब पाकिस्तान में? अच्छा, अब आपने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब सुनिएगा और बीच में टोकिएगा मत, जो आपको यूजुअली आदत है। बात ये है, मैं बिल्कुल हाफिज सईद को जानता हूँ। ये मेरे हाथ में ना, ये देखें, एक कंपनी की बोतल है, गोरमे की बोतल है। मेरे पीछे एक दुकान है, यहाँ पर मैं सुबह मिनरल वाटर लेने जाता हूँ तो मेरी उससे दोस्ती है। मैं कहता हूँ आपका नाम, अब दोस्ती में बंदे का नाम पता लग जाता है। वो कहते हैं यार मेरा नाम हाफिज सईद है, ठीक है। अब उनका नाम है हाफिज सईद। अब अगर एक बेकरी में जो शख्स बेचारा ये बोतल बेच रहा है गोरमे की या किसी भी कंपनी की, और मुझे मिनरल वाटर दे रहा है ताकि मैं साफ पानी पीऊं, तो मेरे लिए तो मेरा वो मोहसिन है और मेरा वो दोस्त भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा बॉलीवुड का कैरेक्टर है, या आप यहाँ किन लोगों को बिठा देती हैं? मतलब मैं समझ गई कि अब तो हाफिज सईद की इतनी भी हैसियत नहीं है। कुछ पत्रकार तो इसी चैनल पर आके उन्हें हाफिज सईद जी कहते हैं, और मुझे लगता है कि पानी आप शायद वो वाला पी रहे नहीं। अच्छा, अभी उसमें वक्त है, यूरोपीय यूनियन से बड़ा कर्जा लिया है 60 मिलियन यूरो का, पानी पाकिस्तान की आवाम के प्यास बुझाने के लिए।
लेकिन बिलाल, मुझे तो ये बड़ी हैरानी हो रही है और मुझे अच्छा लगा कि आप आतंकी के खिलाफ स्टैंड करें। आपने अब आज के समय में हाफिज सईद की ये हैसियत है कि देखिए, एक तरफ एक पत्रकार कहते हैं कि भाई हाउस अरेस्ट है, घर में पाकिस्तान में है, और आप कहते हैं कौन हाफिज सईद। अच्छा लगा, कम से कम आप आतंक के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं उस हाफिज सईद को नहीं जानता जिसकी आप बात करती हैं। मेरे पाकिस्तान में जितने हाफिज सईद हैं वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बेचारे अपना रिस्क हलाल कमाते हैं, उनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में पीने पिलाने वाला कोई सो कॉल्ड सेकुलर या सो कॉल्ड गोरों से आप लोगों से मुतासर है कि हाफिज सईद जो आपके फिल्मों का है वो इधर रहता है, वो फिर वो जानता है। मैं जिस हाफिज सईद को जानता हूँ वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी, पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है दहशतगर्दी कैसे कहते किसे। दूसरा आपने कहा मसूद अजहर, जिस मसूद अजहर को मैं जानता हूँ ना, वो डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन है। वो यूनिवर्सिटी में लोगों को जब लाइब्रेरी में जाते हैं ना, वहां में फैसिलिटेट करता है। ठीक है, मैं इन कैरेक्टर्स को नहीं जानता जिन कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। जिन कैरेक्टर्स का मैंने नाम लिया मैं उन्हें जानता हूँ। अब आगे बात दहशतगर्दी की, अब बात सुने दहशतगर्दी की। ये कैरेक्टर, ये जो अब आपने ये मेजर अली शाह जो भी ये है, या फिर हंस रहा है, या ये फिल्में देख के बेचारा आ जाता है। असल दहशतगर्दी हुई है इंडिया। कॉमेडी बात करोगे तो आपकी भाषा में जवाब दे रहा हूँ ना मैं भाई। अगर आप सीरियस बात करोगे तो मैं भी कॉमेडी जाऊंगा। आप कॉमेडी बात करोगे तो हंसी नहीं आएगी क्या? आप हंसा रहे हो यार। आप कॉमेडी बात कर रहे हो, आप जोकरबंदी कर रहे हो, आप मस्करापन कर रहे हो, हंसी नहीं आएगी? अरे अगर मस्करा आपके सामने है तो हंसी नहीं आएगी क्या? अगर गंभीर आदमी आपके सामने है तो आप भी गंभीर जाओगे ना। आप मस्करापन वाली बात करते हो। आप कहते हो हाफिज सईद लाइब्रेरियन है। भैया हाफिज सईद लाइब्रेरियन है। आप दुनिया में किसी को पूछ लीजिए हाफिज सईद कौन है। हाफिज सईद लाइब्रेरियन है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भैया, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। आप जिस हाफिज सईद की बात करें वो बॉलीवुड का कैरेक्टर है। ठीक है मोहम्मद बिलाल, आपको हर चीज एक स्क्रिप्ट नजर आती है, हर चीज एक फिल्म नजर आती है। आप शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर को नहीं जानते, या ठीक है आपने उन मासूम लोगों का जिक्र किया जो पानी बेचता है। ठीक है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, देखिए एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन मैं उस हाफिज सईद की बात कर रही हूँ, उस मसूद अजहर की बात कर रही हूँ, उस जैश ए मोहम्मद की बात कर रही हूँ, उस लश्कर ए तैयबा की बात कर रही हूँ। अरे सुन लेना बिलाल, अरे सुन लीजिए, जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर रखा है आतंकी, जिन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ऐसे तमाम संगठन हैं और वो वहां पर बैठ के साजिशें रचते हैं। मैं आपको बता दूं, आप भले माने ना माने, आप मसूद अजहर जिस लाइब्रेरियन की बात करें, मैं उस मसूद अजहर की बात करती हूं जो जिसे यूएन ने 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। सुनिए, भारत कई बड़े आतंकी हमलों में उससे पहले उसका नाम ले चुका है। 2001 में संसद हमला, 2016 का पठानकोट, 2019 का पुलवामी, ऐसे तमाम हमलों का मास्टरमाइंड। अरे सुन लो, आप मानोगे नहीं बिलाल, मैं बिल्कुल मान रही हूं। और आप जिस पानी को बार बार पी रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ जरा थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिएगा। पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की वजह से नया कर्ज लेना पड़ रहा है पाकिस्तान सरकार को। जरा ठंड पाइए, अरे ठंड पाइए, ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पिएंगे। मैं जल्दी से शुभदा जी का रुख करिए। शुभदा जी, वैसे एक्सपेक्टेड है, कभी पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना। यूएन जैसे मंच के माध्यम से, तमाम ऐसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार ऐसे जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा या इसे तमाम अलग अलग जो इनके संगठन या प्रॉक्सीज हैं, उसको आतंकी संगठन या आतंकी घोषित किया जा चुका है। और पाकिस्तान उन्हें नाक के नीचे रखता है, अपने हाथ के नीचे रखता है, अपनी पनाह देता है और एक सेफ अम्ब्रेला क्रिएट करके दिया जा रहा है। और उसी पाकिस्तान में फिर से बैठकें होती हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि आतंकी और सरकार का पाकिस्तान की उनका गठजोड़ है? ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि जो बड़ी साजिशें होती हैं वो बिना इनकी शह के नहीं हो पाती? देखिए नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला चीज तो ये है कि जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एलियासिस की बात कर रहे हैं, जो एक इंसान का नाम और एक्चुअली में उसकी रियल पहचान में डिफरेंस होता है। तो शायद वो उस चीज को बोलना चाह रहे हैं जो शायद नहीं आ पा रही है। लेकिन कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। कोई भी यूनाइटेड नेशंस या अमेरिका किसी को टेररिस्ट घोषित करता है, कल हटा देता है, जैसे सीरिया में उन्होंने अहमद अल शर्रा के साथ किया। तो उसका कोई लाजमी कोई इंपॉर्टेंस तो इंटरनेशनल अफेयर्स में है ही नहीं, क्योंकि कल वो कब किसको फंड करें। हिलरी क्लिंटन ने 2011 में बोला कि अलकायदा हमने बनाया था,
तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब कुछ मुद्दों के ऊपर मैं आती हूँ। पहला मुद्दा है कि हाफिज सईद को छोड़ दीजिए, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस मीटिंग में थे। पहले कारी यकूब शेख जो हाफिज सईद के बहुत क्लोज एड है, और दूसरी डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी। ये दो इंसान जो थे ये इस क्लोज डोर मीटिंग में थे जो 18 दिसंबर को होती है। अब जगह ढूंढी गई फैसलाबाद। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा लार्जेस्ट सिटी है जहां पे माइग्रेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, अब कराची में नहीं हुआ, इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे डिप्लोमेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस है, तो फैसलाबाद में होता है। फैसलाबाद के साथ साइड बाय साइड सियालकोट में दूसरी मीटिंग उसी दिन होती है जो विमेन रिक्रूटमेंट के लिए होती है। विमेन रिक्रूटमेंट के लिए होती है। अब जहां तक बात रही फैसलाबाद में ये होने का मकसद क्या था, पहला, फैसलाबाद में आर्मी कंटोनमेंट्स हैं, आईएसआई के लॉजिस्टिकल ग्राउंड्स हैं, मिलिट्री के कंट्रोल्ड एरियाज हैं। एक तरीके से ये लश्कर तैयबा को ऑपरेशनल फ्रीडम देता है, एक इनविजिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों भी दे रहा है और एक ऑपरेशनल फ्रीडम भी देता है। और नहीं तो लश्कर तैयबा हमेशा मुरीद के या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये बैठक करवाते हैं। तो दो जगह पे हुई है, एक सियालकोट, दूसरी फैसलाबाद। दूसरी चीज ये है कि लश्कर तैयबा की ये जो मीटिंग है वो मुझे लगता है कि 4-5 चीजों के कारण हुई है। पहला तो ऑब्वियसली क्रिटिकल ऑफ इंडिया। दूसरा यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से पाकिस्तान में, खासकर आसिम मुनीर जब से वो आर्मी चीफ बने तब से उन्होंने लश्कर तैयबा के ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं किया है। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी आ रहा है कि आप गाजा में 20,000 सोल्जर्स दीजिए। अब गाजा में ये सोल्जर्स देंगे तो फिर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को अपना जो नैरेटिव है वो ठीक करना पड़ेगा।